सवाल जाके जो खड़ा हो रहा है, जो हमारे बीच में जो एक कंट्रोवर्शियल इश्यूज खड़े हो रहे हैं कि भाई हमने ये सूचना का अधिकार कानून ने, जनता ने तो मांगा नहीं था। जनता की कोई ऐसी मांग नहीं थी। ऐसे सवाल आ रहे हैं कि उन्हें इस कानून की आवश्यकता थी, तो फिर ये कानून दिया क्यों गया? ये कानून के जरिए से सरकार की क्या अपेक्षाएं थी, सिस्टम की क्या अपेक्षाएं थी, और जनता इस पर क्या अपेक्षाएं रख रही थी, इस बारे में चर्चा की गई, है ना। तो इन सब चर्चाओं का एक समाधान खोजने की हम कोशिश कर रहे थे। इस समाधान को खोजने के लिए जो मैंने है, इस पर सबसे पहले उस दौरान के, मतलब 2002 में जब सूचना की स्वतंत्रता कानून आया उस दौरान के, और 2005 में जब सूचना का अधिकार कानून आया, जब जून में ये बना और अक्टूबर में ये इनेक्टमेंट हुआ, उस समय के समाचार पेपरों की, अखबारों की कटिंग को या उनकी सूचनाओं को इकट्ठा करने की, समझने की मैं कोशिश कर रहा था। क्योंकि कभी भी किसी कानून के आने के कारणों को जानना है तो आपको दो चार चीजों को समझना जरूरी होता है कि उस समय उसको प्रेस किस तरीके से देख रही थी, उस समय राजनीतिक समीकरण कैसा था, राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी थी, कि क्यों सरकारें उसका लाभ किस तरीके से लेना चाहती थी। जब कोई कानून हमारे पास आता है, किसी आम आदमी को जब कोई चीज मिलता है तो वो यूं ही नहीं मिलता है। ये एक शंका हमेशा एक आम आदमी के मन में रहती है कि भाई तू मेरे को कोई फ्री की कनेक्शन दे रहा है, फ्री की बिजली दे रहा है, फ्री में पानी दे रहा है, कुछ भी फ्री की सुविधा दे रहा है, तो उसके पीछे सरकार की क्या मंशा है। हम प्राथमिक नजर पे तो यही मानते हैं कि सरकार जब हमें कुछ देती है तो हमसे कुछ पाना चाहती है, और वो चाहे वोट बैंक के जरिए से हो, कोई समर्थन के जरिए से हो, हमारा ध्यान भटकाने के लिए हो, या किसी जरिए से वो कुछ विशिष्ट वर्ग को या विशिष्ट समूह को लाभ पहुंचाने के लिए हमें एक अलग तरीके से या नजरिए से सिक्के का एक पहलू दिखाती है। ये एक सामान्य सोच और भावनाएं हमारे बीच में हमेशा शुरू से रही है। तो अब मुद्दा ये था कि सूचना का अधिकार कानून कोई नया कानून नहीं था। कोई एमकेएसएस ने कोई ऐसी कोई नई चीज इन्वेंशन नहीं की थी जो इससे पहले कभी चर्चा में नहीं आई थी। देखिए, मैं यहाँ पे एमकेएसएस को क्रेडिट दूंगा, लेकिन पूरा क्रेडिट नहीं दे सकता। मेरी बात जो है कुछ लोगों को गलत लग सकती है, लेकिन इसको बात को समझना पड़ेगा वास्तविकता पर, जमीनी हकीकत पर। जब 18वीं शताब्दी में स्वीडन में इस तरीके के कानून थे, और 1948 में हमने वर्ल्ड वाइड इश्यूज को देखते हुए हमने सूचना का अधिकार कानून लाने के लिए हमने हस्ताक्षर भारत सरकार ने कर दिए थे। भारत सरकार 1950 तक इस बात के लिए तैयार थी कि वह भी सूचना का अधिकार कानून लाएगी, जैसा कि वर्ल्ड वाइड अपेक्षाएं की जाती हैं। ठीक है। न्याय निर्णयों के दृष्टांत हम देखेंगे, 1961 में हो, चाहे 1975 में हो, 1977 में हो, जो उच्चतम न्यायालय ने बहुत सारे निर्णय ऐसे दिए हैं जिससे ये समझ में आता है कि न्यायालय भी और उस समय की सरकारें भी पारदर्शिता लाना चाहती थी सिस्टम्स के अंदर में। 1975 और 77 के आपातकाल ने तो ये हमें इस चीज पर भी, हमारी आजादी पर सवाल खड़े कर दिए थे कि हम वास्तविकता में आजाद हुए हैं कि भी नहीं हुए हैं। क्या हमने सिर्फ अपने शासकों को बदल दिया है? क्या हमारे पास कोई ऐसी शक्तियां बची हैं जिन शक्तियों पर हम स्वतंत्रता को महसूस कर पाए? तो ऐसी स्थिति में सरकारों के ऊपर, न्यायालयों के ऊपर, जो हमारे राजनीति है, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आ गया था कि वह ऐसी चीजें बताएं या जताएं या दिखाएं जो हमें स्वतंत्रता का एहसास दिलाएं। क्योंकि जब आजादी हुई, आजादी मिली, और आजादी मिलने के बाद जब संविधान लिखा जा रहा था, तो जो हमको मौलिक अधिकार मिला था, ऐसा नहीं है कि दुनिया, जब हमें अंग्रेजों का शासन था तब दुनिया नहीं चल रही थी, या लोग जिंदा नहीं थे, या लोग खा पी नहीं रहे थे, या लोग बहुत ही दुखी थे, पूरे ही इतने दुखी थे कि वो जीवन अपना व्यर्थ मान रहे थे। कई लोग उस समय भी जीवन जी रहे थे। आजादी का कीड़ा या स्वतंत्रता का कीड़ा, अगर हम वास्तविकता के ग्राउंड में देखें, इसको कंट्रोवर्सी बिना बनाए देखें, तो कुछ ही प्रतिशत लोगों के मन में, दिमाग में था, और एक समुदाय इसके लिए संघर्ष लगातार कर रहा था।
लेकिन अगर हम ग्राउंड पर लेवल पर देखें तो 70-75% लोगों को उस समय भी आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं था। इस बात पर भी एक चीज और लाता हूं, जैसे कि अगर ये बोला जाए कि एमकेएसएस ने ये संघर्ष किया जिससे सूचना का अधिकार कानून आया, है ना, तो वह संघर्ष उसी तरीके का रहा है जिस तरीके का आज वो संघर्ष कर रहे हैं जवाबदेही कानून को लाने के लिए। अब मेरे को बताइए कि जिस तरीके से जवाबदेही कानून को लाने की लड़ाइयां और संघर्ष लड़ी जा रही हैं, वो इतना बड़ा जनव्यापी मुद्दा है क्या कि वो हर आदमी को ये लग रहा है कि यार हमको तो इसके लिए लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, हम इसके लिए लड़ाई करें। तो वह भी उस समय भी जब सूचना के अधिकार या पारदर्शिता की बातें हो रही थी, उस समय सूचना का अधिकार नहीं था, जानने का हक था, हर चीजों में पारदर्शिता की मांग थी, है ना। तो उस समय जो मांग थी वह भी उसी तरीके की लड़ाई थी जैसे आज वो लड़ रहे हैं। फिर भी हमको कानून मिला, इतना विशाल या जनव्यापी आंदोलन नहीं हुआ था कि सरकार हिल गई थी और सरकार को एमकेएसएस की इस मांग को पूरा करना ही पड़ा, वो मजबूर हो गई थी सरकार उस बात को मानने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस चीज को मैं अपने सभी साथियों को माइंड वॉश करना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और इस देश में जो हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, सिर्फ देखने का हमको नजरिया बदलने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम नजर नहीं फरमा रहे हैं, अगर हम उन पर गौर फरमाएं तो हमको ये स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा कि हम आ, उन मुद्दों से हमको हटा दिया गया। हमको घोड़े के जिस तरीके से आंखों को सामने की तरफ बस करने के लिए दोनों तरफ से ढक दिया जाता है आंखों को, उस तरीके से ढक दिया गया है कि हम बाकी की दुनिया ना देख पाए। तो हमको दिखाया कुछ जा रहा है और वास्तविकता में कुछ और कारण भी हो सकते हैं, और उन होने के कारणों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं बैकग्राउंड और हिस्ट्री के हिसाब से। जिस कारण से बार बार ये सवाल आके खड़े हो रहे हैं कि भाई सूचना का अधिकार कानून मिला क्यों। तो मेरी छोटी सी हिस्ट्री जो है, मेरा जो मानना है, वो मैंने एक छोटा सा प्रधानमंत्री, जो उस समय सिटिंग प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई, उसके बाद ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी कि यह देखना बड़ा मुश्किल हो गया था कि राजनीतिक समीकरण किस तरफ जाएगा, किस तरफ कांग्रेस जाएगी, किस तरफ देश की सत्ता कोई संभालने के लिए ऐसा व्यक्तित्व प्रतिनिधित्व आएगा जो एक मजबूत तौर पे देखा जाए। तो उस समय जब राजीव गांधी जी ने इस चीजों को संभाला और उन्होंने जब ये बयान दिया कि जब सरकार से निकले हुए 100 पैसे 15 पैसों के बतौर जनता के पास पहुंच पा रहे हैं और बीच में रास्ते में ही बाकी के 85 पैसे जो हैं गायब हो जा रहे हैं, तो यह बात इतनी प्रभावी हुई कि जनता ने उस बात को पकड़ के वो एक तकिया कलाम बन गया। एक व्यवस्था में एक बात आ गई कि भाई बाकी के 85 पैसे जा कहाँ रहे। जो पुराने लोग हैं, मैं तो हो सकता है भाई मैं तो उस समय बहुत ही कम अवधि का रहा हूं, मैं तो सिर्फ जो मेरे पास बैकग्राउंड है या जो मेरे सीनियर्स हैं या जो मेरे पास आंकड़े हैं, जो जानकारियां हैं, मैं उन सबको समेटकर बातें कह रहा हूं। लेकिन वास्तविकता हो सकती है कि कुछ थोड़ा सा परिवर्तन हो, लेकिन हमको सच्चाई को समझना है। तो ये मुद्दा वहां से खड़ा हुआ, ऐसा मेरा विश्वास है। उसके बाद कई अस्थिर सरकारें आई, इतनी देश की स्थिति बिगड़ गई कि देश को अपनी आर्थिक नीति में बदलाव करने की स्थिति में आना पड़ा। हमारे देश की करेंसी का अवमूल्यन करना पड़ा। उस समय जो आर्थिक नीति आई उसके 3 सबसे बड़े पैरामीटर्स थे, वो था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। हमने जो विश्व के साथ काम करने के लिए जो अपनी व्यवस्था थी, हमने अपनी व्यवस्थाओं को उदार करने के लिए नीति अपनाना हमें पड़ा, वो उदारीकरण हुआ। हमको प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना पड़ा, ये निजीकरण था। और वैश्वीकरण ये हुआ कि हम बाहर की कंपनियों को हमारे पास आए और हम बाहर अपने देश की चीजों को बाहर जाने दें और मिलकर विश्व के साथ मिलकर काम करें। ये हमने वैश्वीकरण का काम किया। इस दौरान जो है हमने बहुत बड़ी मात्रा में सोना देश के बाहर गिरवी रखा और अपनी करेंसी को तोड़ा। हमारी करेंसी जो टूटी, उस समय के बाद से हमारी करेंसी जो है
एक मॉडर्नाइज पैटर्न पर आ गई, है ना। तो मैं इन सब कड़ियों को इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि ये जो स्थिति है ये सबसे भयावह स्थिति रही है ना। जो गैस कांड हुआ था, भोपाल का गैस कांड, मैं इन हिस्ट्रियों को इसलिए मिला रहा हूं कि आखिर ये सरकार ने हमें दिया क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या था, ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी कि सरकार अपने आप को प्रेशर में महसूस कर रही थी। फिर जो अस्थिर सरकारें आई, उनके एक भ्रष्टाचार का जो वो था, उसका कोई पकड़ नहीं था, कोई रोक नहीं था, क्योंकि कोई भी सरकार इस्टेब्लिश अपने खुद के बल पर नहीं थी, सब मिलजुल कर सरकारें बना रही थी। इन सरकारों के मिलजुल कर बनने के कारणों से सरकार बहुत कमजोर होती थी, उनके निर्णय जो होते थे वो बहुत ही बलशाली नहीं होते। उदारीकरण के बाद आर्थिक स्थितियों में जो बदलाव आया, वो सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। इस पूरे सिस्टम्स के अंदर में जो कारोबारी थे उनकी दखल बहुत ज्यादा बढ़ गई, और उन्होंने कारोबारियों ने, हालांकि ये कारोबारी की दखल पहले से थी, कारोबारी सिस्टम को करप्ट करने के लिए या सरकार में बैठे हुए जो पावरफुल लोग थे या राजनीतिक लोग थे, ये सिस्टम में करप्शन तो शुरू से कर रहे हैं, आजादी के पहले भी कर रहे थे, बाद भी कर रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जो एक व्यापक तौर पे जो बदलाव देखा गया, वह देखा गया आर्थिक नीति में बदलाव के बाद, क्योंकि उससे पहले ही एक तंत्र स्थापित हो चुका था कारोबारियों का, जो सरकार की नीतियों में दखल अंदाजी करने लगा था। कार्यपालिका को और विधायिका को पूरी तरह से उसने अपने कब्जे में ले लिया था, ऐसा देखा जाने लगा था। ये जो कारोबारियों की टीम है, इसको आप बहुत छोटे तौर पे ना देखें। मैं सवाल खड़ा करता हूं विश्व आर्थिक मंच को, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड बैंक भी इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये जो संस्थानें हैं, ये शुरू से विश्व की सभी सरकारों को डिस्टर्ब करती रही हैं। यह आर्थिक मंच जो है, विश्व आर्थिक मंच एक्चुअली है क्या? विश्व आर्थिक मंच है जो विश्व के बड़े बड़े जो घराने हैं, जो कारोबारियों के वो घराने हैं, ये इन लोगों का मंच है। और ये अपने हितों के लिए उन मीटिंगों में बहुत बड़े बड़े देश के नेताओं को, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, फिल्म स्टारों को, प्रचारकों को, या उस समय के जो जिनकी बातों को सुना जा सकता है या जो प्रभावी तौर पे माने जाते हैं, उन लोगों को भी अपनी मीटिंगों में शामिल करते रहे हैं। और इन्होंने बहुत व्यापक तरीके से कई देशों की सरकारों में, नीतियों में परिवर्तन लाया है और हस्तक्षेप किया है। इन कारणों से इनके अपने आर्थिक स्वार्थों की वजह से जो है देश खोखले हो रहे थे, और इस पर जो है सरकारों की पकड़ जो है लगभग खत्म होती जा रही थी। कई ऐसी स्थितियां भी देखी गई हैं कि उनके कारणों से युद्ध के कारण बने। उन्होंने अपने पेट्रोल्स को कब्जा बनाने के लिए, यही मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे सीधे तो मैं नहीं क्लेम कर सकता, लेकिन ऐसी न्यूज के ऐसे कंटेंट्स को, ऐसे सोच को देखकर ऐसी जानकारियां मिलती हैं, या ऐसा आप तथ्य निकाल सकते हैं जिससे ये समझ में आता है कि कई देशों में कई लड़ाइयों का कारण, आतंकवाद का कारण, पेट्रोकेमिकल या पेट्रो जो उत्पाद है या खनिज है, या किसी भी तरीके के यूरेनियम, यूरेनियम जितनी भी चीजें हैं, इन पर कब्जा करने की एक होड़ मच गई थी इन इकोनॉमिक फोरम में बैठे हुए बड़े बड़े व्यापारियों के जरिए से। इन्होंने अपने पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए, पैसों को बढ़ाने के लिए कई ऐसे हथकंडे बना रखे थे जिसमें सरकार जो है सिर्फ दिखावे के लिए रह गई थी। वास्तविकता में पूंजीपति और जो बड़े घराने हैं वही देश को चला रहे थे, मिटा रहे थे, बिगाड़ रहे थे, सत्ता परिवर्तन कर रहे थे। तो इस तरीके की चीजें भी देखने के लिए मिलती है। तो जब मैं आर्थिक नीति को इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि जितने भी ये कानून आए, जितने भी स्टेट्स ने लाया, चाहे तमिलनाडु ने लाया, चाहे गोवा ने लाया, चाहे महाराष्ट्र ने लाया, चाहे मध्य प्रदेश ने लाया, चाहे कर्नाटका ने लाया, या विश्व के अधिकांश देशों ने जब आरटीआई को एक्सेप्ट करने की वो की, तो इसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं आप देखेंगे
उन देशों में जब आर्थिक स्थितियों में बदलाव आया है उसके बाद हुई है। ठीक है, तो स्टेट्स में तो हमारे जो हुई है वो 96-97 से जब ये कानून आने लगे हैं, तो इसके पीछे वही कारण था जो हमारे देश की स्थितियों की गिरावट थी। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तो उस समय के बाद, उससे पहले तो कांग्रेस इस बात के लिए एक कम से कम सब्र था कांग्रेस को कि कोई भी स्थिर सरकार, ये मिलीजुली सरकार देने वाली छोटी छोटी राजनीतिक दल कांग्रेस को नहीं हिला सकती। ऐसा मतलब देखिए, मैं एकदम निष्पक्ष तौर पे बोल रहा हूँ, ना मेरा कोई कांग्रेस से ना किसी अन्य किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना है। मैं एकदम निष्पक्ष तरीके से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, जो परिस्थितियों को मैंने समझा, कि 1998 के बाद जब अटल बिहारी सरकार आई, तो यह माने जाने लगा कि अब कांग्रेस का जो जमीन है वो हिल चुका है, उसमें पेड़ लगाने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत भूमिका निभा सकती है। और उसी दौरान जो है, उससे पहले जो 96 से लेकर 2000 तक में कई स्टेट्स ने जो सूचना के अधिकार कानून को अलग अलग नाम से और अलग अलग तरीके से या अलग अलग प्रक्रिया के अनुसार, छोटा कम ज्यादा बड़ा जैसा भी लाया, वो लेकर आने लगे थे। और इसका एक मसौदा लगभग तैयार हो गया, जो 2002 में एक कानून का रूप लिया। जैसे हम सूचना की स्वतंत्रता या जानने के हक, इन तरीके से 2002 के कानून को जान रहे हैं, उन्होंने उसकी प्रोसीजर भी कर दी, उसको लागू भी कर दिया, है ना। तो उसके बाद जब यूपीए सरकार आई, बहुत मुश्किल से आई, संभावनाएं बहुत कम थी कि यूपीए सरकार आ पाएगी, यूपीए, है ना। उन्होंने बहुत बमुश्किल या किसी भी एक तरीके से संजोगवश वह सरकार स्थिर तरीके से वहां पर सत्ता में आई। और उनके ऊपर एक बहुत बड़ी मजबूरी थी कि जो उन्होंने आर्थिक नीति पर फैसले लिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब 91-92 में जब आर्थिक नीति बनी, और मनमोहन सिंह साहब ने ही उस समय आर्थिक नीति के बदलाव के सबसे बड़े नीति निर्णायक माने जाते हैं, उन्होंने उसमें जो बदलाव किया था और जो व्यवस्था वहां पे कायम हो रही थी, वहां पर कहीं ना कहीं जनता की अपेक्षाओं का बढ़ना तय नजर आ रहा था। उनको अपनी कुर्सी को बचाना तय नजर आ रहा था। वो चाहते थे कि अपनी सरकार को मजबूत तौर से रख सकें, और उन्होंने बहुत सारे कानूनों पर काम किया। इसमें एक बात मैं जोड़ना भूल गया था, उस बात को मैं जोड़ दूं। जब अस्थिर और मिलीजुली सरकारों का एक दौर चल रहा था, 1900 मतलब राजीव गांधी जी की हत्या के बाद की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, और अटल बिहारी सरकार के आने के बीच की जो अस्थिर सरकारों की जो परिस्थितियां थी, और उस समय जो व्याप्त भ्रष्टाचार था, इसी समय मौजूदा उस समय की सरकारों ने सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चालू कर दिया था, सरकारों का विकेंद्रीकरण चालू कर दिया था, जिसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी पंचायती अधिनियम। उस समय जितनी भी सरकारें, अस्थिर सरकारें आई, उनकी एक भावना इस बात से स्पष्ट होती है कि वह केंद्र या राज्य सरकारों के अलावा भी एक सरकारें चाहती थी। ये सरकारें पहले के भी मौजूदा कानूनों में, राज्यों के कानून में, पंचायती अधिनियम में मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव लाया, नीतियों में बदलाव किया, और उसको एक तीसरे विकल्प के तौर पर, मतलब एक और विकल्प सरकारों में जुड़ गया, स्थानीय सरकार में जुड़ गया, जो नगर निगम और पंचायतों के तौर पे आया। मतलब उन्होंने उस समय ही सरकारों को विकेंद्रीकरण करने की नीति पर वो काम करना चालू कर चुके थे। और वह कहीं ना कहीं इस बात की भी मंशा रखते थे कि ये विकेंद्रीकरण हर नागरिकों तक पहुंचे। इसीलिए यही कारण है कि राजस्व अधिनियम हो, चाहे पंचायती अधिनियम हो, चाहे प्रेस रूल्स, प्रेस की आजादी वाला हो, या अन्य जो भी उस समय की मौजूदा व्यवस्था हो, जिसमें न्यायालयों से नकल लेना, या कई चीजों के होने के बावजूद भी एक व्यवस्था पैरेलली लाने की नीड दिखाई दे रही थी। मैं इस बात को उठा रहा हूं इस मंच से कि जब ये एक्ट बना, आप इस एक्ट में आप पाएंगे कि जब आप इसके प्रेम्बल को पढ़ते हैं, प्रस्तावना को देखते हैं, जो तो प्रस्तावना का जो चौथा और पांचवा पैरा है,
प्रस्तावना का चौथा और पांचवा पैरा आप लोगों को गौर फरमाना चाहिए, जहां पर लिखा हुआ है विशेषकर, मैं चौथे को नहीं बोलता, मैं पांचवे पे ही जाऊंगा। एक मिनट, ये पांचवा पैरा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड वेयर इज वाइल प्रिजर्विंग ऑफ पैरामाउंसी ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल। तो इस पांचवे पैरा की जो प्रस्तावना है वो एकदम स्पष्ट तौर पर इस बात को जाहिर कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ विरोधी हितों के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश की बात को कहना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि इसके विरोध करने वाले लोग सरकार में, चाहे वो विधायिका में हो, चाहे कार्यपालिका में हो, चाहे सिस्टम के किसी हिस्से में हो, वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद में उसके विरोध करने वाले लोग मौजूद थे। और सरकार ने, जो समय की यूपीए सरकार ने इस कानून को देते समय इस विरोध को एहसास कर लिया था, फिर भी हमें यह कानून दिया। और क्या बोलते हुए दिया कि अब छठे पैरे में कि नागरिकों को कतिपय सूचना देने के लिए और पाने के इच्छुक लोगों के साथ उपबंध किया जाए। तो कहीं ना कहीं आप इस प्रेशर को इस प्रस्तावना के इन पैरा से समझ सकते हैं, क्योंकि एमकेएसएस को खाली हम इस चीज का क्रेडिट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जो लड़ाइयां उन्होंने 1986-87 से लड़ना बताया, तो मैं एमकेएसएस के बारे में बता दूं कि 1 मई 1990 को तो उसका गठन हुआ था। और उनका जब गठन हुआ था, उनका मूल जो मुद्दा था वो था किसानों और मजदूरों की प्राथमिकता में काम करना। निश्चित तौर पे उन्होंने जो 1994 में जो जन सुनवाइयां या एक सोशल ऑडिटिंग की एक प्रक्रिया चालू की, उसमें जो बातें निकल कर आई उसने सरकारों पर सवाल खड़े किए, लेकिन वो सवाल इतने बड़े नहीं हो पाए थे खड़े कि उसमें सरकार जो है बहुत ज्यादा घबराहट में थी, लेकिन एक जन समूह की स्थिति निर्मित हुई। उसके बावजूद भी राजस्थान को अपने स्टेट पर उस कानून को लाने के लिए सन 2000-2002 तक शायद रुकना पड़ा, लेकिन उससे पहले कई स्टेट ने, कम से कम 7-8 स्टेटों ने उस कानून को ला दिया था। तो इस कारण से यह क्रेडिट मैं एमकेएसएस को पूरे तरीके से नहीं देता, लेकिन ये देता हूं कि वह जो है लगातार देश के लिए, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसमें कोई अचरज की या सोचने या विचारने की बात नहीं है। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन पूरी क्रेडिट उन्हें नहीं दी जा सकती। ये जो है सरकारों की अपनी मंशा थी। सरकार जो है नाकाम थी इस बात पर कि वह जो है इस देश को, सत्ता को संभाल सकती है। उन्होंने ये आरटीआई कानून नहीं दिया। जब हम आरटीआई कानून के प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो ये यहाँ पर बात कह रही है प्रियम्बल कि वह भ्रष्टाचारों पर नियंत्रण भी करना चाहती है, उसको रोकने के लिए जागरूक नागरिकों को सूचना देने के लिए, पारदर्शिता के लिए कानून दे रही है। वो ये चाहती है कि सरकार के जो परिकरण है वह उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी के साथ काम करें। मतलब कहीं ना कहीं परिस्थितियां पूंजीवाद के कारण इतनी ज्यादा भयावह थी कि सारे कंट्रोल्स हर किसी एक के पास नहीं थे, और इस चीज को सिर्फ कंट्रोल को ही कर सकता था, तो वो कर सकती थी जनता। इसीलिए उसने जनता को ही यह कानून दे दिया कि आप ही इसके साथ जुड़ जाएं, और हर चीजों पर एक निगरानी तंत्र जनता के द्वारा चाही गई है। और इस बात को आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, और किसी चीज को समझना हो तो और तरीका होता है कि उस समय के जो आए हुए बयान है, पॉलिटिकल बयान होते हैं, उनका भी महत्व होता है। तो मैं एक बयान जो है प्रधानमंत्री जी ने जब ये कानून बन रहा था उस बयान के तरफ लेके जाऊंगा। वहां पर उन्होंने कहा से सिविल सर्वेंट इस बिल को सकारात्मक भावना से ले, ना कि ऐसे शख्स को कमजोर करने के लिए बनाया गया हो, बल्कि ऐसे दस्तावेज के रूप में ले
जो सरकार और नागरिक को अंतरापृष्ठ के रूप में हो, जिसका नतीजा दोस्तानी, कद्र करने वाली और प्रभावी सरकार के रूप में हो, जो लोगों को भले के लिए कार्य करे। तो देखिए कितनी खतरनाक बात है, क्योंकि ये कानून भी वाकई एक तरीके से खतरनाक था। मतलब सरकार के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था, सरकार जानती थी कि सूचना यह कार्यपालिका लोगों तक, जनता तक नहीं पहुंचने देगी, इसीलिए इतनी बड़ी 25,000 रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान इस कानून में किया गया। ऐसा कोई कानून हमारे पास नहीं है जिसमें इस तरीके की कोई व्यवस्था पहले कभी दी गई थी। तो मतलब उनके ऊपर, उन कार्यपालिका के ऊपर इस 25,000 की पेनल्टी के ऊपर दबाव बनाया गया, जबकि सच्चाई कानून आया था उसके पहले जो तात्कालिक सरकार कमेटी के राष्ट्रीय सलाहकार काउंसिलिंग एनएसी एक ड्राफ्ट बनाया था और उस ड्राफ्ट में लिखा था कि अगर बदनीति से कोई सूचना देने से मना करे, बदनीति से सूचना देने से मना करने, सूचना का नाश करने और जानबूझकर सूचना गलत देने पर 5,000 रुपए के जुर्माना और 5 वर्षों तक की सजा का प्रावधान के बारे में उस ड्राफ्ट में लिखा गया। देखिए जो एक्चुअल ड्राफ्ट थी मसौदे में जो रिकमेंडेशन दिया था, उस रिकमेंडेशन और सुझाव में तो यह बात लिखी थी कि 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान भी इसमें शामिल हो। उन्होंने कारण जानती थी कि वह ऐसी जेल भेजो वाली नीति नहीं ला सकती, हो जाएगा। तो मतलब 5,000 को बढ़ाकर 25,000 करना सरकार को ज्यादा इजियर लगा। तो मैं अपने बैकग्राउंड को पुराने तथ्यों के हिसाब से ही लेके चल रहा हूं और इसमें यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आखिर सरकार क्यों लेके आई, उसको क्या मजबूरी थी अपने ही सिस्टम से लड़ाई करने की। जब उसका सिस्टम नहीं चाह रहा है कि मैं सूचना नहीं दूंगा, मैं जो है कुछ नहीं कर सकता या नहीं चाह रहे हैं, उसके बाद भी हमें सूचना का अधिकार दिया क्यों? आखिर किस नागरिक ने सूचना का अधिकार कानून मांगा था? ना 1996 में मांगा था, ना 97 में मांगा था, ना एमकेएसएस ने मांगा था। किसी ने भी सूचना का अधिकार कानून मांगा ही नहीं था, फिर भी दिया गया। और इस बात को मैं उल्लेख करने के लिए, मैं जो है जब मध्य प्रदेश, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूं, और मध्य प्रदेश सूचना का जो कानून था जिसका नाम था जानने का हक, और इस विधेयक का नाम था मध्य प्रदेश जानकारी प्राप्त करने का अधिकार विधेयक 1998 तो लाया। तो उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, उनके शब्दों पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, इनका जो बयान आया था वो बयान था, यह अधिकार सिर्फ प्रशासनिक कार्यों, फैसलों, प्रक्रियाओं से जुड़ा ना रहे, यह अधिकार जीवन के सभी पक्षों से, सभी स्रोतों से जुड़े। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है, यह सब एक जीवंत व्यवस्था, जीवंत समाज, जीवंत देश बनाने में महत्वपूर्ण कदम होगा। अब इसके बाद का कंटेंट सुनिएगा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम खुद बताना शुरू कर रहे हैं इससे पहले कि लोग पूछें, क्योंकि मध्य प्रदेश के सूचना का अधिकार कानून का इसलिए मैंने जिक्र यहां पर और भी किया क्योंकि दिग्विजय सिंह साहब उस समय पॉलिटिकल उसमें बहुत बड़ा महत्व रखते थे कांग्रेस के अंदर में, और वो नीति निर्देशक निर्णयों पे जब यूपीए सरकार जब आई थी अटल बिहारी सरकार के बाद, उनकी दखल अंदाजी ज्यादा थी। उस समय के जो कांग्रेस की सरकारों के द्वारा जो दिए गए सूचना के अधिकार थे, जिसमें जो सरकारों ने सूचना का अधिकार दिया था, उसका बहुत ज्यादा असर आपको मौजूदा सूचना के अधिकार में मिलेगा।
बल्कि जो अन्य स्टेट्स के सूचना के अधिकार हैं उसके कंटेंट्स कम मिलेंगे, उन कई अल्फाज कई शब्द वैसे ही मिलेंगे जैसा कांग्रेस की उस समय की तात्कालिक राज्यों की सरकारों के द्वारा बनाए गए सूचना के कानून पर थे। तो जब यहां पर 1998 में यह कंटेंट दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, मुख्यमंत्री उस समय के तात्कालिक मुख्यमंत्री साहब, कि हम खुद बताना शुरू कर रहे हैं कि इससे पहले कि लोग पूछें, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो चुकी थीं कि कहीं देश पूरा बिक ना जाए, लोग बेच ना दें, पूरा निजीकरण, क्योंकि मैंने बोला ना आर्थिक नीति में जो बदलाव आया वो 3 बिंदुओं पर था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो निजीकरण में देश की संपत्तियों को बेचना शुरू हो चुका था, उनका प्राइवेटाइजेशन शुरू हो चुका था। वैश्वीकरण में एक बार फिर से हमने वो दरवाजे खोल दिए थे जिन दरवाजों से अंग्रेज इस देश में आए थे, और उदारीकरण के जरिए हमने अपने जितने भी कठोर नीति थे काम करने के लिए, जो हम सुव्यवस्था कायम रखने के लिए जो कठोर नीति रखे हुए थे, उन सभी में कठोर नीतियों में हमने उदारता और नरमी ला दी थी। तो इसके बाद निश्चित तौर पे जो जमीनें, मैं आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा प्रभाव, मैं एक और कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड लेने जा रहा हूं, कि जो अंबानी साहब थे, आप उनकी पिक्चर या उनके अगर कहानियों को देखेंगे तो आप जानेंगे कि उन्होंने बहुत तेजी से ग्रोथ किया, और इस तेजी से ग्रोथ करने के पीछे उन्होंने न्यूज मीडिया का भी प्रयोग किया, नेताओं का भी प्रयोग किया, कार्यपालिका का भी प्रयोग किया। और ये प्रयोग और उपयोग, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि उन्होंने रिश्वत देके किया, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मैं साबित कर सकूं कि उनकी जो सोच थी भ्रष्ट थी। लेकिन हमें इस चीज का एहसास और इंगन होता है कि कहीं ना कहीं वह इन सब पर पकड़ अपनी बनाए हुए थे। भाई कोई भी कानून आ रहा है, कोई भी व्यवस्था बन रही है, कोई भी चीजें हो रही हैं, कोई बदलाव हो रहा है, और इस कानून का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया है तो वह कारोबारी समाज ने उठाया है। आम नागरिक, गरीब वर्ग आज भी जो है वास्तविक सूचना से वंचित है, वास्तविक सूचना के अधिकार को आज भी वो नहीं जानता है। एक आम आदमी आज भी इस कानून की समझ नहीं रखता है और इसका उपयोग नहीं कर रहा है। महज 1% लोग भी आज तक अगर इस सूचना के अधिकार कानून को लगा पाते तो वास्तविकता में बहुत बड़ी उपलब्धि होती। और सच्चाई ये है कि 1% लोगों ने भी आज तक सूचना का अधिकार कानून का इस्तेमाल नहीं किया है। लोगों ने रिपीटेड, कुछ जो लोग हमारे देश को इसमें एक भूमिका निभा रहे हैं, है ना, उन लोगों ने, जागरूक नागरिकों ने भले कई रिपीटेड एप्लीकेशन आवेदन किए हों और उसकी संख्या जो है करोड़ों में, 2 करोड़ कुछ आवेदन, 5 करोड़ आवेदन तक पहुंचने की जानकारी ऐसी आ रही है मेरे पास, तो वहां तक पहुंच पाई है, लेकिन वास्तविकता में उतने लोग नहीं है। तो आप लोगों को वापस विचार करना चाहिए कि ये कानून हमें क्यों मिला, क्योंकि बोलने के लिए बहुत सारी तथ्य हैं। और मैं इतना ही चाहता हूं कि मैंने आज जितनी भी बातों को वीडियो में रखा या कहा, ये सभी बातें सिर्फ मैंने एक दूसरे की तार को जोड़कर उस कहानी को समझने के लिए मैंने अपनी मैक्सिमम जो समझ थी मेरी, मैं उस समझ के हिसाब से बोल रहा हूं। मेरे पास इसके लिए कोई तथ्य साबित करने के लिए नहीं है। आप लोग सिर्फ इस पे सोच सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, इसकी खोज कर सकते हैं। इस उद्देश्य से मैंने इन बातों को रखा है। अगर आप लोगों को कोई मन में शंका हो तो आप इस पर आगे मुझसे कोई बात करना चाहें तो मैं कर सकता हूं। डॉक्टर साहब आप मौजूद हैं? जी हाँ हुजूर। सर आप क्या समझ सकते हैं, अगर इन सभी कड़ियों को आपस में जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं कोई संदेह की स्थिति निर्मित होती दिख रही है? देखिए, आपने अपने अंतिम वक्तव्य में कहा कि आप इसका कोई प्रूफ या कुछ नहीं दे पाएंगे, मामले को आपने ये करने के लिए कहा, और मैंने जो है उसको एकेडमिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, न किसी का
मुझे न किसी पार्टी से कुछ लेना है, न किसी व्यक्ति का विरोध है, न किसी समाज का विरोध है। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज को मानता हूं, मैंने आपको कहा ना, जो लोग मेरे घर आते हैं कहते हैं भैया आपके घर में किसी एक धर्म का ही नहीं है, सब धर्म का है। मैं वही मानता हूं, वत तो इज्जो मंत सा, वत तो जिल्लो मंत सा। अल्लाह ही इज्जत देता है, अल्लाह ही जिल्लत देता है। तो भैया मेरा सोच था, मैंने रख दिया, मैं सबको एक समान मानता हूँ। नहीं, देखिए, आपने जो बात कही उसके पीछे तथ्य हैं, आधार हैं, और वो प्रूफ है। लेकिन जो मैंने बातें कही वह एक सवाल है जो उस बातों को सुनने वाला आदमी अगर उसको और गहराई से मंथन करे तो और व्यापकता के साथ उसको बहुत सारी सवाल खड़े उसके मन में अवश्य होंगे। और मेरे मन के जो सवाल थे वही सवाल मैंने खोजे हैं, और उन्हीं सवालों को खोजने के दौरान जो चीजें मुझे मिली हैं मैंने उसी बातों को रखा है। तो मेरे सवाल ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल नेग्लेक्ट किए जा ये सकते हैं। मेरा हाँ, ये तो तात्पर्य नहीं है आपको कहने का, ये नहीं मेरा मतलब कहना है कि जो मैंने शैक्षणिक